अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान स्टेशन से मैं हूं अली नकवी और अपने देखने वालों को ईद मुबारक कहता हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर फातिमा शबीर। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद ट्रांसमिशन है, ईद का दिन है, खुशियों का मौका है और इसी मुनासबत से पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान ने भी यहाँ पे एक महफिल सजाई है। महफिल उन लोगों की कि जो तख्लीककार हैं, उन लोगों की कि जो तख्लीककारी में सबसे मुश्किल काम करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मिजाह निगारों की एक कहकशा मौजूद है। हमारे साथ ऐसे मिजाह निगार भी हैं कि जो नसर में काम करते हैं और हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं कि जो शेर व शायरी की दुनिया से हैं। हमारे साथ इतने खूबसूरत रंगों के जो गेस्ट बैठे हुए, इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने नाजरीन के साथ। तो जी यस, हमारे साथ जो पहले हमारे गेस्ट है, ही इज वेरी फेमस जो है वो मजाक की पोइट्री लिखते हैं जी। वो ऐसे लोगों को हंसाते हैं कि किसी को हंसी नहीं भी आ रही तो वो हंसता है। तो मेरा ख्याल है कि जी आप पहचान ही गए होंगे, ये अब्बा आपने कहाँ से लब्बा, खालिद मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको। जो दूसरे हमारे बहुत ही फेमस जो है वो मजाक पोइट्री लिखने वाले डॉक्टर अजीज कैसर। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। हमारे साथ दो नसर निगार भी मौजूद हैं जिन्हें हम मिजाह निगार कह सकते हैं। आप नसर में मिजाह निगारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुल नौखेज अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कॉलमिस्ट हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, दानिश्वर भी हैं और सबसे बड़ा तारुफ आपका बहरहाल मिजाह निगारी है। हमारी दूसरी मेहमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर बहावलपुर से है। आप साहिब किताब नसर निगार हैं और मिजाह निगारी करती हैं जनाब किरण खान साहिबा। बात हम खालिद भाई से शुरू करते हैं। कैसी ईद गुजर रही है अभी तक so far? देखिए, अब गर्मी काफी ज्यादा है, इसके अलावा गर्मी भी देखिए, मुल्तान और गर्मी मतलब ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जून होगा, मुल्तान में गर्मी तो होगी। तो बाकी है कि ये जो ईद कैसी, अब देखिए इस उम्र में अब हम तो यही कहेंगे कि जैसे वो एक ना सीजन लकड़ी होती है, सीजन लकड़ी पे आमतौर पे मौसम का और बाकी उस्ताद का कोई असर नहीं होता। तो अब इस उम्र में हमारी जो ईद है वो रूटीन की ईद है, मतलब ईद देना। बचपन की ईद और इस ईद में ये फर्क है कि उस पर ईद जाते थे, अब ईद बेकार अली, बचपन की और अब की ईद में तो बहुत फर्क है। उम्र के अब उस हिस्से में नहीं है जहाँ हम चीज़ों को उस तरह इंजॉय कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह हम बचपन में करते थे। आप लोग भी मतलब हमसे ज़ाहिर है काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने भी वो चीज़ें जरूर देखी होंगी। ये जो हमें ईद पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ईद वाले दिन नसीब होती हैं। मसलन हमारे जो मोहल्ले में वो जो झूलों वाला आता था ना, वो भी ईद की ईद आता था। उस वक्त ये पार्क वगैरह नहीं होते थे झूलों में जिसमें हम जाके इंजॉय करें। वो जो तोता जो था ना, वो जो चूड़ों को आग लगाता था, वो भी ईद वाले दिन आता था। और सबसे बढ़ के मैं ये कहूँगा आपको कि बोतल पीना और ये होता, लेकिन मैं जो हमारे ईद पे जो चीजें खाते थे उसको हम सारा साल इंतजार करते हैं। और अब कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आती आज कि जो हमारे बच्चे ईद वाले दिन खाएं और उन्हें बाकी साल के दिनों में ना खाएं। तो मैं समझता हूँ कि ईद का जो एक मतलब जिस हाइट पे जाके हम उसको सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे, अब हमारे बच्चे उस तरह कर नहीं सकते। वो इसलिए कि हर चीज उनके एक्सेस में। खालिद साहब, एक वाहिद चीज है डांट, जो बच्चे शायद ईद वाले दिन नहीं खाते हम माँ बाप से। वरना तो नहीं, आज के दौर के बच्चों की बात बता रही थी, शायद वो आज के दिन फर्क हुआ ना, हमें तो ईद वाले दिन भी डांट पड़ती थी। खालिद साहब, छोटा सा एक मजाया हमें 2-4 लाइन्स भी साथ में सुना दे तो मजा ज्यादा दुबाला हो जाएगा। वो आजकल वो चल रहा है ना एक जुमला, तो वो तो जरबुल मिसल बनता जा रहा है ना कि वक्त वक्त की बात है। अभी वक्त वक्त की बात कर रहे थे ना कि ईद कैसी हो गई है, तो उसी ये भी वक्त वक्त की बात है कि कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रॉन्ग जाती हैं। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी रॉन्ग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी, ये दिल बली उछलता था, वो अब आवाज देती है तो काम पे खालिद साहब ने जैसे आपका जिक्र किया, गुले नखेज साहब का, लोगों को शायरी में, शेर में और नसर में कुछ खास ज्यादा फर्क भी मालूम नहीं है, तो प्लीज ये फर्क बताएं हमें। दूसरा, मुसाक यूसुफी साहब लिखते थे कि शायर की बात पे जो लोग मुशायरे में उछल उछल के दाद दे रहे होते हैं, अगर वही बात अब नसर में कह दी जाए तो पुलिस तो बाद में आती है, पहले घर वाले ही नहीं छोड़ते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये सही बात है। शायरी में असल में
वो जो शायरी और नसर का फर्क पूछ रही है, मेरा ख्याल है इतना वो कोई बड़ा फर्क नहीं है। लोग जो शेर होता है वो आप अल्लामा इकबाल शायर थे, मुश्ताक अहमद यूसुफी और वो जो शायरी वाली आपने बात की ना, वो चीजें ऐसी हम नसर में नहीं लिख सकते, ये बात सही बात है। मसलन नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। नसर में ये कुछ और तरह से लिखा है। एग्जैक्टली। संगे मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं। इसकी तशरीह और नसर कुछ और होगी इसकी, जो यकीनन काबिल गिरफ्त होगी। एग्जैक्टली। तो मैं एक बात का इजाफा करता चलूँ, खालिद मसूद साहब हमारे, मुझे बड़ा एजाज हासिल है जी इनके साथ। में जब भी बैठता हूँ मुझे अपने आप में फख्र महसूस होता है। ये उन लोगों में से हैं जो मुल्तान में रहते हुए, जो किसी बड़े अदबी मरकज में उसके धारे में शामिल नहीं हुए, इसके बावजूद इन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया मुल्तान में। और अजीज फैसल साहब जो है, अभी हाल ही में इनकी किताब आई है गलत पार्किंग, और मुझे वो बड़ी पसंद है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब इनसे गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट हो तो इनसे वो भी अशार सुने जाए। बिल्कुल जी। हम यहीं से फैसल भाई के पास चलते हैं। फैसल भाई जरा अपनी बताइए कि ईद कैसी चल रही है और कुछ अता भी कीजिए। अब आपको पता है कि इस गर्मी में जब ईद की गर्मी शामिल होती है तो ये दो गर्मियां मिलकर एक दूसरे का एक किस्म का तोड़ कर लेती हैं और आप एंजॉय करते हैं। गर्मी की शिद्दत हिद्दत कदरे कम महसूस होती है और ईद के हवाले से जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो जारी और सारी रहती हैं, तो अच्छा दिन गुजरते हैं। तो ये आपने अच्छा सिलसिला किया है कि उस तरफ नसर निगार बिठा दें, मुकाबला नहीं है, मुकाबला ऐसी किसी है भी नहीं। गुल नौखेज अख्तर साहब शेर कहा था, जल्द ही नसर निगारों की पिटाई होगी, जल्द ही नसर निगारों की पिटाई होगी, ये हवाई किसी शायर ने उड़ाई, इस नई महजबी को क्या मालूम, इश्क कितनी मेरी जरूरत है, साल के दूसरे सेमेस्टर में ये मेरी 16वीं मोहब्बत है। वाह जी वाह। नेक्स्ट प्रैक्टिस सही मोहब्बत की, आरजी डार्लिंग के क्या कहने, नेक्स्ट प्रैक्टिस सही मोहब्बत की, आरजी डार्लिंग के क्या कहने, दिल दिया जाने मन की आंटी को, इस गलत पार्किंग के क्या कहने। वाह जी वाह जी। सवाल पैदा हो सकते हैं, ये पार्किंग गलत नहीं है, ये मेरा शीशे का नंबर गलत है। गुल नौखेज भाई आप हो और कोई नसर पारा न सुना जाए। मैं लाहौर जब गया तो मुझे 30-32 साल हो गए लाहौर में। तो मैं ट्रेन से आ रहा था, मुल्तान से मैं जा रहा था लाहौर की तरफ। तो एक थर्ड क्लास डब्बा जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं उसमें सफर कर रहे थे और कोई ओकेजन था जिसकी वजह से ट्रेन सारी तकरीबन खाली थी। शाम का अंधेरा छा रहा था। कोट राधा किशन लाहौर से पहले एक स्टेशन आता है। अब हम आराम से बैठे हुए हैं, ट्रेन जा रही है। अचानक मेरे साथ वाले एक साहब, नौजवान सा लड़का था, पतला सा दुबला पतला, वो एकदम उठा, ट्रेन कोट राधा किशन पे कोई आधे मिनट का स्टॉप करती, वो उठा और निकल गया। मुझे एकदम एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। मैंने अपनी जेब पे हाथ मारा तो पर्स नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने कहा ये तो काम गलत हो गया। अच्छा, मैंने छलांग लगाई। अब जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा हूँ, इधर से ट्रेन ने विसल दी है चलने के लिए, आधा मिनट पूरा हो गया। मैंने जोर से चीख के उसे कहा, मैंने कहा रुक जाओ। उसने देखा और वो भागने लगा, लेकिन मेरी स्पीड तेज थी। मैंने उसे पकड़ा और जोर से एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा पर्स निकालो। आपने जेब की तरफ पकड़ लिया? मैंने कहा पर्स निकालो। अच्छा, उसने फटाफट डाल के मारे, पर्स निकाल के दे दिया। अब ट्रेन चलना शुरू हो गई थी, या मैं उसको मजीद फैंटी लगाता या मैं बात खत्म करता। पर्स चूंकि मिल गया था इसलिए मैंने उसे जेब में रखा और गाड़ी में आ गया। अब सारे लोग बातें करने लगे, यार देखो कितनी देर से ये बंदा बैठा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चला कि ये इस तरह का काम कर रहा है। उसके बाद मैं लाहौर पहुंचा, अपने फ्लैट में पहुंचा। मैंने अपना बैग खोला तो मेरा पर्स उसमें पड़ा हुआ था। फिर आप फिर मैंने जायजा लिया कि हुआ क्या है। तो हुआ ये कि जब मैंने उसे कहा पर्स निकालो तो वो समझा मैं डाकू। माजरत क्या करनी थी, वो उसका एड्रेस उसमें था, उस पर मैंने पर्स उसको वापस दिया। वो वाकई जरूर में सुनाना है, वो जो साबुनों वाला था, मैं उसी की तरफ बहुत मशहूर बात है। पिछले लाहौर का इलाका, वहाँ हम रहते थे दोस्त, तो उन्होंने कहा कि जी हम चलते हैं कहीं आउटिंग के लिए। पैसे पूछे तो थे नहीं, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मिला के हम बस की छत पे चढ़ के झंग चले गए। वहाँ एक दोस्त का डेरा था, गांव से कुछ दूर, वीरान जगह थी, साथ नहर थी। वहां पे गए तो हमने कहा, एक बुजुर्ग थे बाबा जी वहाँ केयर टेकर, उन्होंने कहा कि
آپ پہلے نہائیں گے یا آپ پہلے کھانا کھائیں گے؟ ہم نے کہا چونکہ مٹی پڑی ہوئی ہے بس کی چھت پہ سفر کر کے آئے تو ہم پہلے نہا لیں. انہوں نے کہا نہا لیجیے. جس غسل خانے کی طرف میں گیا تو وہاں ایک عجیب سین تھا کہ وہاں تقریباً کو 50-60 صابن پڑے ہوئے تھے. اس دور میں جو بھی برانڈ تھا صابن کا وہ سارے پڑے ہوئے تھے. ہم 6-7 دوست تھے، جس کو جو صابن پسند تھا اس نے اس کے ساتھ غسل کیا. کئی تو اس میں 2-3 صابنوں سے نہائے ہوں گے جو کھلا مال جو تھا. اس کے بعد ہم کھانا کھانے بیٹھے نہر کے کنارے، تو پہلا لقمہ منہ میں رکھتے ہی میں نے بابا جی سے سوال کیا. میں نے کہا بابا جی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے صابن کیوں رکھے ہوئے ہیں، شوق ہے آپ کا؟ کہنے لگے نہیں بیٹا جہاں میں مردے نہلانے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں صابن تم لے جاؤ. اور ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی نہرو نہر لاہور چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں میڈم کرن خان صاحب کے پاس وہ تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں بتائیں. یہ جو آپ کے اندر ٹیلنٹ آیا جو کہ نارملی ہم گرلس میں نہیں دیکھتے کہ وہ بہت اچھی ٹائمنگ میں کوئی بہت اچھا فکرہ پنچ کر سکیں یا بات کو سیریس نوٹ کی بات کو بہت سافٹر یا لائٹر وے میں لے کے جا سکے. تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کیسے آپ میں یہ چیز ڈیولپ ہوئی اور آپ اس کو آگے لے کے گئیں؟ بس یہ لکھنے لکھانے کا سفر اس طرح شروع ہوا کہ حصے مزاح جو تھی وہ تو شروع سے بلٹ ان تھی اندر. میں نے اپنے مزاح کی کتاب جو لکھی ہے تو اس میں میری فیملی کے ہی واقعات ہیں. میرے سسرال کے، میرے میکے کے، ابو سے شروعات کی. ظاہر بات ہے گھر میں جو جہاں ہم پلے بڑے وہاں ہمارا اس طرح کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جاتا تھا. میرے ابو نے ایک کار لی تھی تو ہمیں گاڑی سے شکایت شروع ہو گئی، گاڑی کو ہم سے شکایت شروع ہو گئی. گنتی کے چند دن اس گاڑی نے چل کر دکھایا. اس کے بعد ناز و نخرے شروع ہو گئے جو ابو جی نے بڑے چاؤ سے اٹھانا شروع کر دیے. ہم اس سے مزید چڑنے لگے. نخرے یوں کرتی کہ اچھی بھلی ٹھہراؤ صبح سٹارٹ ہونے سے جواب دے دیتی. بھائی جتنی مرضی کوشش کر لیتا انجن آن ہونے میں نہ آتا، ہلکی سی کھکی کھکی کر کے بند ہو جاتی. یہ تل ملا کر گاڑی کی شان میں القابات کہتا. ابو اسی وقت کہیں سے منظر پر آن نمودار ہوتے اور بھائی کو گھورتے اور اس سے چابی چھین کر جیسے ہی اسٹارٹ کرتے پہلے ہی سڑک میں گاڑی فٹ سے اسٹارٹ ہو جاتی. ابو تنزیہ نظروں سے بھائی کو دیکھتے، منحوس انسان خود، اور کہتے میری گاڑی کو. بھائی خون کے گھونٹ بھر کر گاڑی کو دیکھتا. گاڑی غالباً اس کی بےزتی کروا کر اٹھلاتی ہوئی اونچی اونچی گڑگڑاہٹ میں اپنی خوشی کا اظہار کرتی اور بھائی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گاڑی لے کے چلا جاتا. یہ نخرہ محترمہ کا روز کا وتیرہ بن گیا. کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر آرام سے بند ہو جاتی اور 10-15 منٹ کے منت ترلے کے بعد چلتی. ہمیں اس کی یہ بےغیرتی ایک آنکھ نہ بھاتی لیکن دانت پیسنے کے علاوہ کچھ کر نہ پاتے. جب بھی بھائی اچھے موڈ میں ہوتے تو محترمہ کا موڈ یوں بن جاتا کہ اب مجھے دھکا لگاؤ تو چلوں گی ورنہ میرا جواب سمجھو. جب تھکا کا مار ڈالتی تب انگڑائی لے کر چل پڑتی. رہ گئے ابو تو وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہ کرتے تھے اور ہمیشہ اس کے بند ہونے پر 100 جواب پیش کرتے جن میں بھائی کو طریقہ نہیں آتا، خراب موسم ہے، گاڑی نازک ہے، مکینک کا قصور ہے وغیرہ وغیرہ. اس میڈم کو ابو کی طرف سے 7 خون معاف تھے. ان کی بے جا حمایت کی وجہ سے گاڑی کی ایسی بد عادات پختہ ہوتی جا رہی تھی اور ہم دن بدن عاجز ہوتے جا رہے تھے. ایک بار تو اس نے یوں حد کی کہ پھاٹک کراس کرتے ہوئے اینڈ ریلوے لائن پر بند ہو گئی. گارڈ نے اشارہ کیا جلدی ہٹاؤ پھاٹک بند کرنا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ابو کے ساتھ نہ تھے اس لیے یہ شاید یہ ڈائن ہمیں ٹرین کے نیچے دے کر مارنا چاہتی تھی اور ہم بہن بھائیوں کو کچھ نہ سوچ رہا تھا کہ اس کو سٹارٹ کیسے کریں. میں نے تنگ آ کر کہا گاڑی سے نکلو اور بھاگو، یہ بے حیا ہمیں مارنا چاہتی ہے. اور مجھے پورا یقین تھا جب ہم نکل کر بھاگیں گے یہ اکیلی اپنا کچومر بنوانا افورڈ نہیں کر سکے گی اور جمپ لگا کر خود ہی پیچھے آ جائے گی. فوراً سے بستر جھجری لے کر سٹارٹ ہو گئی. دکھائی کی امید مجھے اس سے تھی، جان بچی سو ہم نے بھی شکر ادا کیا. کیا بات ہے، بہت اچھا. المیہ سے کامیڈی عموماً جنم ہم دیکھتے ہیں. جیسے آپ نے جو کسی کے والد کا ایک جو ذکر کبھی کرایا تھا تو وہ بنیادی طور پر کسی بیٹے کا نوحہ ہے بلکہ آپ یہ واردات کیا ہے. بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر پڑھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی جو نثر ہے، مزاح یا نثر، اس کے جو سب سے بڑا نام اور سب سے روشن ستارہ ہے وہ شفیق الرحمان ہے اور یوسفی صاحب ہیں. اچھا آپ اچھا آپ اس میں شفیق الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، ان کا مزاح بھی جو ہے وہ المیہ سے نکل رہا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی المیہ کی مزاح میں کنورٹ ہونے کی کوئی ہے تو آب گم کو آپ دیکھیں. آب گم میں دیکھیں وہ جو قابلی والا جو کریکٹر ہے وہ اس کو سروسز ہے. تو یوسف صاحب وہ بینک کا بتا رہے تھے کہ ہم بینک میں بیٹھے تھے
और एक बिल्ली थी जो आती थी और उसको वो सामने दूध वाला था, उसको वो उसको 2 आने दे के ना उसे दूध लाकर तो उसको दूध पिलाती थी। तो उस दिन यूसुफ साहब बैंक में जब लेट काम कर रहे थे तो बाहर कहते जोर की बारिश हो रही थी और बिल्ली आती थी और दूध ना वहां पर देख के वापस चली जाती थी, क्योंकि यूसुफ साहब कहते कि बारिश में मैंने बस पे जाना था और मेरे पास बस का किराया था और अगर मैं बिल्ली को दूध पिलाता तो मेरे पास वापसी का बस का किराया नहीं था, तो मैंने इसी बिल्ली को दूध नहीं डाला। तो बिल्ली 2-3 बार आई, तो उसके बाद वो जो था दुकानदार आया तो उसके हाथ में बिल्ली के बच्चे थे। उसने कहा जी वो बिल्ली तो बस के नीचे आके मर गई है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बाप लेके जाए। दूसरा कहते फिर मैंने अपना जो थे जेब में से जो पैसे थे बच्चे वो मैंने बाहर फेंक दिए और बच्चों को लेके घर पहुंचे। कहते हम घर में दाखिल हुए तो चारपाई के नीचे पानी था, बच्चे चारपाई के ऊपर बैठे थे। फिर मैंने जब बिल्ली के बच्चों को अपने बच्चों के सामने रखा तो बिल्ली के बच्चे मेरे बच्चों को और मेरे बच्चे बिल्ली के बच्चों को देख के बहुत खुश हुए। अभी देखिए ना पूरा एक अलमिया है, तीनों अशार अपनी अपनी जगह पे किसी अलमिया से जुड़े हुए हैं। अभी तो उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लगा था और समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए। उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफी लोग की मन्नतें मांगने पहुंचे पिछले बरे, जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। हमारा एक जो ज़ईफुल इत्कादी का एक है, तो ये अलमी है विनय तो तुम्हारी सोसाइटी की जिन तीनों तीन शेरों में 3 अलमी है। सोशल जो है वो डायलेमा। नसर के साथ भी यही मामला है। एनालिस्टिक जो कॉलम है उसमें और एक लिटरेरी पीस में कितना आपके ख्याल में डिफरेंस होता है मिजाज निगारी के दौरान? वो जो मिजाज निगार जो नसर निगार है, मैं ये समझता हूँ वो नसर में हमें उस बात को बयान करने के लिए अगर 10 लाइनें दरकार हैं तो 10 लाइनों में पहुंचने तक कारी की तवज्जो भी दरकार है, हमें उसको साथ लेके चलना है। ये तो माशाल्लाह हुनरमंद है, एक लाइन में और दूसरी लाइन तक बहुत सारे काम। मैं कहता हूँ 4 मिसरों में मिजाज को समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कारी की तवज्जो बाज़ मैं तो एक मतलब शायरी सुनने वाले के हिसाब से, मैं शायर होने के हिसाब से नहीं कर रहा, मैं शायरी सुनने वाला हूँ, समझिए मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर चौथा मिसरा जो है ना कते का वो बड़ा ही पंच लाइन है, बड़ा शार्प है, बड़ा हथौड़ा टाइप है, बड़ा आरी टाइप है, जो भी उसको आप कह लें, उसके लिए आप 3 मिसरे आराम से सुन लेते हैं। खालिद साहब भी शायर हैं और अजीज साहब भी शायर हैं, ये मुशायरा पढ़ते हैं और माइक का डिस्टेंस जानते हैं, इनको पता है पॉज कहाँ देना है, अब ऑडियंस हंस रही है उनको हंसने देना है, बोलना कैसे है, मीटिंग कैसी है, सारी उसको माइक को जानते हैं। जो नसर निगार हैं ये इसलिए जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह मुशायरे बहुत होते हैं। जो नसर निगार है वो ख्वाब मिजाज निगार हो या वो अफसाना निगार हो, नावल निगार तो खैर निकाल ही देना, वो बेचारा अपना नावल कहाँ सुनाएगा बैठ के। अफसाना निगार भी बेचारे कहीं नहीं अपना ले दे के मिजाज निगार हैं जिनको हम नसर में उनकी कुछ तकरीबात हो जाती है, उनको अभी तक आप यकीन करें कि मुझे कुछ हम 6-7-8 साल से लगे हुए हैं नसरी मिजाज की तरफ कि तकरीबात हो रही हैं, अभी तक उनको बोलना नहीं आया उनमें से अक्सर को कि हमने नसर को बयान कैसे करना है। दुल्हन नौकेश भाई आप हो और कोई नसर पारा न सुना जाए। मैं जी आपकी फील्ड में छलांग लगाता हूँ। इजाजत है। यूं सड़क पे बकरों की टोलियां निकलती हैं, यूं सड़क पे बकरों की टोलियां निकलती हैं, जैसे लारी अड्डे से लारियां निकलती हैं। ये कसूर मेरा है या मेरी बसारत का, बकरे लेके आता हूँ बकरियां निकलती हैं। ये कसूर मेरा है या मेरी बसारत का, बकरे लेके आता हूँ बकरियां निकलती हैं। नाजरीन बकरों की स्कीम निकली है, नाजरीन बकरों की स्कीम निकली है, 10 किलो के बकरे से बालियां निकलती हैं। अमरूद खरीदे तो अमरूद में से कीड़े निकल आए, तो वो अमरूद में शिकायत लेके गया, उसने कहा यार ये मतलब तुम अमरूद लेके गया था तो इसमें से कीड़े निकले हैं। कह रही अपने अपनी किस्मत की बात है, आपके कीड़े निकल आए हैं, परसों बंदा मेरे अमरूद लेके गया था उसमें साइकिल निकल आया। इसी के साथ हम अभी जो बात नसरी मजाक के हवाले से हो रही थी और पंच लाइन की बात हो रही थी, तो इस्लामाबाद में एक तकरीब हो रही थी, किसी किताब की तकरीब रूनुमाई थी, उस पर एक साहब ने मजमून पढ़ना शुरू किया तो मजमून अच्छा खासा तवील हो गया, 40-45 मिनट। अब लोग कितना सुने, तो लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, कोई पहलू बदल रहा है, कोई उठ के जा रहा है, कोई गप्पे लगा रहा है।
تو مضمون نگار کو احساس ہو گیا کہ میں شاید لمبا ہو گیا ہوں، تو اس نے لوگوں کو تسلی دلاتے ہوئے کہا کہ سامعین مجھے اندازہ ہے کہ میرا مضمون طویل ہو گیا ہے تو انتظار کریں، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اس پر صاحب صدارت نے فوراً کہا کہ حضور ہم بھی تھوڑے سے ہی رہے اسی کے ساتھ وہ سطح ہو سر۔ ابھی آپ المیہ کی بات کر رہے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جینوئن مزاح صرف اور صرف المیہ سے ہی جنم لیتے ہیں، اس لیے کہ مزاح ہوتا کیا ہے، ناہمواری کا اظہار ہے، تو المیہ ہی ناہمواری میں ہوتا ہے نا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشگوار بات جو ہے وہ ناہمواری کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ایک غزل ہے اس میں کچھ اس طرح کی ناہمواریاں وہ میں نے سنا دیتا ہوں اس کے کچھ اشعار کہ اس کا یونٹی فوڈز کی جانب سے طاقتور پروگرام میں دیا گیا ہے۔ میں طاقتور پروگرام کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں اور ہم نے یہی پلان کیا ہے کہ صحیح چیز صحیح جگہ پر پہنچے۔ فاروق امین صاحب یہاں موجود ہیں میرے ساتھ جو یونٹی فوڈز کے آنر ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کل جو دن گزر گیا اس میں ہم نے تقریباً 25,000 لوگوں کو یہ کارڈ دیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے جو یہاں لوگ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے 3 بجے تو ہم نے پروگرام رکھا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ 10 بجے سے تقریباً 7 سے 8,000 آدمی تو ابھی آ چکا ہے اور ابھی 3 نہیں بجے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے فاروق امین صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ مزید 20,000 راشن عید کے چوتھے دن جیسے ہی فیکٹریز کھلتی ہیں لیبر آ جاتی ہے تو مزید 20,000، کیونکہ پہلے تو ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم صرف یہاں سے 20,000 دیں گے اور باقی پھر ہم مختلف علاقوں میں جا کے اس کی راشن ڈرائیو شروع کریں گے، لیکن جو رش ہے جو لوگ ہیں اور آپ دیکھیں سارے یہ بیچارے جسے کہتے ہیں نا مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں جو غریب ہو گئے ہیں، بے روزگاری کے سائے تلے دب چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل جل کے اس طرف آنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں۔ میں ایک دفعہ پھر یونٹی فوڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فاروق امین صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ذرا آپ پوچھیں کہ یہ وعلیکم۔ میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے موقع دیا کہ تمام عوام بغیر کسی تفریق کے، کوئی ریسزم نہیں ہے، آپ دیکھیں ہر طبقے کا آدمی یہاں موجود ہے اور کسی کا بھی وہ نہیں لیا جائے گا، کوئی کسی کا ریلیجن کے اوپر کسی کی ذات کے اوپر کچھ نہیں کیا جائے گا اور ریسزم کے بغیر ان کو راشن ڈونیٹ کیا جا رہا ہے اور بہترین طریقے سے لائن میں لگا کے عزت کے ساتھ ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ جو پیکٹ ہے یہ وہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں خود کھاتے ہیں، ایسا موقع گورنمنٹ نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں دیا تھا۔ گورنر سندھ کامران جسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ تمام اہلان وطن کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ صحیح چیز کو صحیح لوگوں تک پہنچایا جائے، ہم سب کو مل جل کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین یہ تھی پی ٹی وی کی تازہ ترین اور دل میں ٹھوسے ہیں اس قدر مکھڑے، دل میں ٹھوسے ہیں اس قدر مکھڑے، اس کا انچ انچ پیک ہو گیا، دل میں ٹھوسے ہیں اس قدر مکھڑے، اس کا انچ انچ پیک ہو گیا ہے۔ اور گل نخیل اختر صاحب کہ پاؤڈروں سرخیوں سے وہ مکھڑا رفتہ رفتہ بلیک ہو گیا، اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا، اب وہ اتنا کریک ہو گیا۔ میں جب بھی دم کرانے آئی تھی مولوی بھی کریک ہو گیا، غین کو بھی جو عین کہتے ہیں ان کو بابائے نین کہتے ہیں، غین کو بھی جو عین کہتے ہیں ان کو بابائے نین کہتے ہیں، جیسے تم گھورتے ہو عورت کو اس کو سیٹی سکین کہتے ہیں، تم گھورتے ہو عورت کو اندر تک اس کو سیٹی سکین کہتے ہیں، اور کہہ کہاتی ہے جیسی ٹون میں تو سامعین اس کو بین کہتے ہیں، اور فین جو داد دے کے تھک جائیں ان کو ایگزاسٹ فین کہتے ہیں۔ دیکھیں میں بتاؤں شاعر تھا تو کافی دیر تک جو سناتا رہا تو اس کا تو خود بھی ہانپ گیا ہے نا، تو اس نے پھر اسٹیج سیکرٹری کو کہا کہ کچھ ذرا پانی کا گلاس منگوا دیجیے،
तो सामीन में से पीछे किसी ने आवाज लगाई, अबे ना दीजिए ताजा दम हो जाएगा। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी। 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, मर्द गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, हाँ सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। और इस तरह एक सियाने ने तकरीर में ये नुक्ता फरमाया, एक सियाने ने तकरीर में ये नुक्ता फरमाया, जहाँ पे बंदा बेइज्जत हो वहां ना मुड़ कर जाए। एक बंदा घबरा के बोला, खबी सजी छोड़ो, सीधी बात करो कि बंदा वापस घर ना जाए। एक ही साथ में पढ़ी, दोनों ने यूं ईद नमाज, कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में लिया। अच्छा, वक्त के साथ मफहूम कितने तब्दील हो जाते हैं। कभी जैकेट सिमरान जैकेट होती है, जैकेट सिमरान एक ही साथ में पढ़ी, दोनों ने यूं ईद नमाज, कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में याज। दूर तक सबने सुनी जोर से ठा की आवाज, फिर वहाँ बंदा रहा और ये देखें इस सूरत-ए-हाल को आपको सबर करें। कॉमेडी जो कथा आपने कहा कि वो बेसिकली जनाब इकबाल की नज़्म है, टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था, तो जुगनू बुलबुल का मकालमा है, वो एक मतलब उसमें पूरा एक मैसेज है। तो जाहिर है मैं इस पे कहता होता हूँ कि जनाब इकबाल के ज़माने के जुगनू बुलबुल थे, तो फलसफियाना गुफ्तगू करते थे। हमारे ज़माने के जुगनू हैं, ज़रा उनकी मतलब लैंग्वेज भी देखें और उनका मसला भी देखें कि क्या है। जुगनू बोला, लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठा है, घर जाकर तू सौ मार ले के रात ही इतनी तत्ती कोई नहीं। बुलबुल बोला, कट गया कीड़े, तुझको जुत्ते सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है, साढ़े घर में बच्ची कोई गुले नौखेद साहब, अब आपसे नसर पारा सुनना है अब, क्योंकि जो है हमें बहुत वो हो रही है अंदर से बेचैनी के, आपसे हम नसर पारा भी तक नहीं। एक वाकया जो मैं अक्सर जगह सुनाता होता हूँ, तो चूंकि यहाँ भी पीटीवी में आते हुए उसका एक मुजाहरा हो चुका है, तो आपके बाहर एक साहब ने मुझे पूछा, कहने लगे मैं आपको औरत समझता रहा हूँ। जब मुल्तान में था तो मैं लिखता था तो तस्वीर शाया नहीं होती थी, मुझे क्या पता क्या समझ रहे हैं, तो मैंने भी लिख दिया, मैंने कहा हो सकती है। फिर उनके खाताने शुरू हो गए, एक एक लाइन होती थी, आपकी तहरीरें बहुत अच्छी होती हैं, अब इसमें क्या पता चल रहा है वो क्या समझ रहे हैं। मैंने भी लिख दिया, बहुत शुक्रिया आपका। होती गई खतों किताब हमारी। उनके कुछ खत आए जिनका जवाब मैं बर वक्त नहीं दे सका, तो उनका फिर एक खत आया 7-8 खतों के बाद, जिससे अंदाजा हुआ कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। उन्होंने लिखा, तुम नखरे बहुत करती हो। अच्छा, मैं समझ गया कि ये मामला क्या किधर को जा रहा है। तो मैं स्टूडियो में गया, मैंने उस वक्त रमजान था तो मैंने शेव बढ़ाई हुई थी, दाढ़ी लग रही थी। मैंने उसी हालत में अपनी एक तस्वीर बनवाई और वो लिफाफे में डाल के पीछे अपना नाम लिखा, तस्वीर को उनको मैंने भेज दी। उनकी तरफ से जो जवाबी खत आया, आखिरी खत आया, वो जुमला ताक़यामत तक ताक़यामत मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने लिखा, सूफी तेरा कख न रवे, मैं तो मानू भी राजी कर लिया। किरण, आप हमें कोई ऐसा वाकया बताएं जो बहुत सीरियस हो और आपने अपने उस मजाक से उसको जो है ना कन्वर्ट किया हो। हमें जो प्लेटफॉर्म मिला ना, जो नए हम राइटर आए मज़ानिगार, तो हमें जो प्लेटफॉर्म मिला उसमें हमें वो बाज़-ओ-कारी नहीं मुयसर हुए जो पहले के जो नसर निगार गुजर चुके हैं उनको, या जैसे सर गुलनोखे अख्तर हैं, तो इनको जो कारी पढ़ते थे ना, तो वो वाकई बड़े बाज़-औक़ और मिजाज को समझने वाले होते थे। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज के दो पहलू हैं। गुलनोखे अख्तर के कारी की जब इन्होंने शुरू लिखना किया, इनके कारी की तादाद ये जो सोशल मीडिया पे लिखने वाले हैं, इनकी मुकाबले में मतलब मैं कहता हूँ 100वां हिस्सा भी नहीं होती। तो वो सीरीज कारी थे जो अखबार लेके पढ़ते थे, वो सीरीज कारी थे जो किताब लेके पढ़ते थे, लेकिन उसकी तादाद कितनी थी। लेकिन आपका जो एक्सेस है ना, आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लें। आपका एक्सेस पहले दिन से हजारों लोगों में चला गया, अब उस हजारों लोगों में 4-6 तनकीद करेंगे तो ये एक पैकेज डील है। बिल्कुल पैकेज डील है। आपने नहीं घबराना, आप वो तो नहीं घबराई, इसीलिए तो आज इस मकाम पर पहुंचे, घबराई नहीं, पॉजिटिव लिया इस टाइम। बहुत अच्छी बात। मुझे मेरे हिस्से मिजाह का अवल तो इदराक ही बहुत लेट हुआ, क्योंकि पहल इस पर हमेशा निदामत और शर्मिंदगी महसूस कराई गई। मौका महल की मुनासबत से लतीफ़े याद करने पर अबूर हासिल था। एक बार नानी अम्मा ने समझाया, लड़कियां ना ज्यादा हंसती हैं ना हंसाती हैं। मैंने हैरत से उनको देखा, क्यों? नानी ने माथे में बड़ डाले, बस कहा ना, लड़कियां इस तरह हंसते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसी औरतें फिर नजर में आ जाती हैं, मर्द तारीफ करते हैं।
मैंने बेसाख्ता हंस दी। हम भी तो मर्दों की तारीफ करते हैं, अगर वो कर दें तो क्या बुराई है। नानी ने घूरा, मर्दों की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। खवातीन के एतराज़ात समझ से बाहर होते। फल वाली छुरी से खीरा क्यों काटा? मैं हैरानी से जवाब देती, तो क्या गुस्ताखी सरजद हो गई इस छुरी की शान में। गोल रोटी को तो मेरे लिए ऐसा इशू बना दिया गया, दुनिया में अगर कोई मसला संगीन है तो यही है। मैं लाख कोशिश करती कि रोटी गोल रहे, जब तक हाथों में रहती बज़ाहिर गोल नजर आती। जो ही तवे पर डालती इस पर खालिद का जबरदस्त अटैक होता और ये मोहतरमा चकोर मुसल्लस मुस्ततील जो बन जाती गोल न रहती। नानी की सलवातें शुरू हो जाती और नानी का एक ही रद्द अमल सामने आता कि ससुराल में जाकर पता चलेगा जब अगले ऐसी आदतों पर तुम्हारे दांत तोड़ेंगे। मैं बेबसी से यही सोचकर रह जाती कि ससुराल जरूर एक वर्कशॉप होगी जहां हड्डियां तोड़ने, जबान खींचने और दांत तोड़ने का काम किया जाता है। मैं उमर शरीफ के ड्रामे शौक से देखती थी, घर में या मामू देख लेते साथ या अबू। बाकी औरतें इसे देखने से एक दूसरे के जुए निकालना ज्यादा बेहतर समझती थी। फैसल भाई अगर कुछ अता करें, कुछ ईद की मुनासबत से। बीमारी ये ऐसी है, दवाओं से भी जिसमें थोड़ा सा किसी रोज अफाका नहीं होता। ये राज खुला घूम के खैबर का कराची, जबलों का कोई खास इलाका नहीं। अजीज फैसल अभी बता दें, चवलों का कोई खास इलाका नहीं होता। तो चवल से मुझे एक गजल के अपने को 2-3 शेर याद आ गए कि गजल है कि बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर। तो मैं क्रिक क्लब में मुशायरा पढ़ा था कराची, तो जब मैंने ये पढ़ा कि रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, तो पीछे से दुबले पर साहब पड़ेगा, भाई साहब चवल का क्या मतलब है? हाँ, तो ये अपना बोले रखे मेरे तो 5 जमीन निकल गई। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाईजान ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज है कि इसका तर्जुमा, इसका मफहूम, इसका मतलब पंजाब में पंजाबियों को नहीं समझाया जा सकता। अल्लाह के बंदे आप कराची में पूछे। जी फैसल भाई, अपनी अजमत का लोहा मनवाया जा सकता है, वाह, दुनिया भर को लम्हों में चौंकाया जा सकता है। वाह, घर घर बच्चे पैदा करके 12, 14, 16 सोनी धरती को भी चीन बनाया जा सकता है। आखिर में सिर्फ एक बात, वो ये कि जो लोग मज़ाक लिखना चाहते हैं उनके लिए टिप क्या है? जो अनवर मसूद साहब ने एक बात बड़ी मजेदार की है, वो ये है कि जो मिजाज है ना, ये बेसिकली इसके हे के अंदर नुक्ता लगाना पड़ेगा। मिजाज, अगर आपका मिजाज में किसी चीज को उस एंगल से देखने की हिस्स नहीं है, बिल्कुल, तो आप मिजाज नहीं कह सकते। ये मिजाज जो है ना, ये कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज नहीं कि आप उसको उसमें ट्यून अप करेंगे और उसमें प्रोग्राम डालेंगे और मिजाज निकलना शुरू हो जाएगा। मिजाज के लिए मिजाज चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक अच्छा मिजाज लिखने के लिए आपको एक अच्छा मिजाज पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत से शायर शायरी पढ़ना शुरू बाद में करते हैं, शायरी लिखना पहले शुरू करते हैं। किरण खान साहब, आप जरा अपनी तजर्बे की रोशनी में अगर नए आने वालों को मुख्तसरन कोई कुछ बता सकें कि कैसे शुरू किया जाए, ऑब्जर्वेशन कैसे अपनी बेहतर की जा सकती है? मिजाह लिखने के लिए एक तो अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका दायरा सोचने का बहुत वसी होना चाहिए। मुझे एक छोटा सा ईद से रिलेटेड वाकया भी अपना याद आ गया है कि बचपन में सर्दियों में जब बकरा ईद होती थी तो अब्बू एक बार बहुत लेट बकरी लेकर आए और वो ना रात को ईद से एक दिन पहले रात को ना वो बकरी को ना मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेकर आए और वो सर्दियां थी, वो ऐसे अकड़ी हुई थी, वैसे उसे ऐसे ही नीचे उतारा, बर्फ तकरीबन उस पर जमी हुई थी, उस पर हमने कंबल डाला, हीटर के सामने बिठाया। बकरी बड़ी बेजारी से दरवेश किस्म की थी, बैठी रही कि भाई कल तो मैंने मर जाना है। तो अगले दिन हमें कसाई नहीं मिला, तो उसको जिंदगी का एक दिन बढ़ गया। मैं उसे हमसायों के घर ले गई कि इसे दूसरे जानवरों से मिलवाया जाए, कोई एक दिन ये सेलिब्रेट मजीद कर ले जिंदगी का। तो वहाँ एक बकरे से उसकी दोस्ती हो गई, एक दूसरे से बातें करते रहे। मैंने यही सोचा कि इनकी आपस में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक साथ कुर्बान होंगे, एक साथ जन्नत में जाएंगे, इन्होंने प्लानिंग की होगी। अगले दिन हमारी बकरी तो कुर्बान होगी। मैं गई बकरे का अंजाम देखने के लिए कि मैं जाकर देखूं वो भी मर गया, जिंदा है या कोई दुख में है, सदमे में है। तो मैं गई तो वो दूसरी बकरी के साथ गप्पे लगा रहा था और आप जैसे शायद साथ बैठे हों तो हम जैसों पर भी कुछ ना कुछ आमद हो जाती है। देख रहा हूँ सामने बैठी बकरी को, सोच रहा हूँ एक मोहब्बत और सही। गुल नफीस साहब, 2 नमकीन सी लाइन अगर हो जाए तो। हाँ, नमकीन ही था, लेकिन मैं ये समझता हूँ जी इतना अच्छा आपने महफिल सजाई पीटीवी मुल्तान में, खालिद साहब को बुलाया, फैसल साहब है, किरण है। जो लोग लिखना चाहते हैं, मैं भी इस सवाल को यूँ ले लेता हूँ, जो लोग मिजाज लिखना चाहते हैं वो
राइटर वो नहीं होता जो लिखता है, राइटर वो है जो पढ़ता है। बिल्कुल ठीक। बेसिकली उनके कहने का मकसद ये। तो जो मिजाज लिखना चाहते हैं उनका मिजाज पहले देखिए, क्या उनके मिजाज में एक शरारतीपन, एक 3D एंगल देखने की कुवत, एक टॉप व्यू देखने की कुवत है। अगर है तो वो मिजाज के किसी भी फॉर्मेट में चले जाएं, वो मिजाज शायरी की तरफ चले जाएं या नसर की तरफ जाएं या कोई और ड्रामे की तरफ चले जाएं, वो बहुत अच्छा मिजाज लिख लेंगे। मेरा जाती तौर पे ये। डॉक्टर अजीज फैसल आपकी तरफ ही आ रहे जो थे। आप वो अभी मज़ाहिया नसर की बात करें, मैं भी चूंकि मज़ाहिया नसर लिखता हूँ, मैं नसरान से लिखता हूँ। एक छोटा सा नसरान का मैं पेश करता हूँ कि महबूबा से 1 मिनट की चैटिंग बीवी के 100 साल मुकालमे से बेहतर होता है। सर इसके साथ अगर कोई लास्ट में ईद के मुनासिब से आपकी एक छोटा कथा हमें या कोई 2 शेर एक शेर चले सुना देते हैं कि ईद तो उसकी यादगारी है, ईद तो उसकी यादगारी है जिसको वेड़े ने लात मारी है। अरे भाई इख्तिताम आप पे ही होगा। अच्छा, वो एक छोटी सी नज़म है गुल खिदर, उसका उन्वान फारसी में है। अच्छा, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं है। मैंने भी जिंदगी में फारसी नहीं पढ़ी, तो वो मुझे भी समझ आता है, आपको भी समझ आ जाएगा। तो नज़म का उन्वान है कि मुकद्दर खराबस्त हर शय बेकार است। वाह 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 वाह। मुकद्दर खराबस्त हर शय बेकार است। जब तुक्का लगाते हैं तो जब तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता। जब तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। वाह वाह। मुकद्दर खराब है। जब तुक्का चलाते हैं तो तुक्का नहीं चलता, और तीर चलाते हैं तो उक्का नहीं चलता। तिक्की निकल आए तो तिक्की नहीं चलती, दुक्का निकल आए तो दुक्का नहीं चलता। और तावीज जो ले आए तो हो जाता है बेकार, और रुका जो ले आए तो रुका नहीं चलता। तावीज जो ले आए तो हो जाता है बेकार, और रुका जो ले आए तो रुका नहीं चलता। बेवक्त पड़े तो भी चल जाती है अपनी, और वक्त जो पड़ जाए तो मुक्का नहीं चलता। नाज़रीन देख रहे हैं ईद ट्रांसमिशन, और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इस महफिल को यहाँ हम खत्म करें, लेकिन हमारा वक्त अपने अख्ताम से नजदीक है। और हम मशहूर हैं जनाब खालिद मसूद खान साहब के, अजीज फैसल साहब के, गुल नौखेज़ अख्तर साहब के और किरण खान साहिबा के कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई। एंड में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा गीत है जो कि हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैडम नय्यरा नूर को, और हमारे खिते की बहुत ही सुरीली और उभरती हुई जो गुलकारा हैं हफ्ता नज़ीम साहिबा, वो हमारे साथ और हमसे कहेंगे कि हमें ये गीत सुनाएं। खूबसूरत थे कभी हम, खूबसूरत थे पिता